गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 3 फरवरी से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कल के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी और यह किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत एक संगठन है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या था कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की स्थापना 1851 में किया गया था। और यह देखा जाए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस यानी कि खनन मंत्रालय, ठीक है, खनन मंत्रालय के अधीन एक कार्यरत संगठन है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता, ठीक है, पश्चिम बंगाल कोलकाता में जो है इसका हेडक्वार्टर है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये कल का पूछे गए प्रश्नों का उत्तर था। अब हम आते हैं आज के सेक्शन में, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या है? त्वरित दृष्टिकोण, आत्मनिर्भर भारत, विजन 2030 या फिर समावेशी विकास। करेक्ट आंसर इज ए, ठीक है। त्वरित दृष्टिकोण जो है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का केंद्रीय विषय रहा है, ठीक है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो इस बार जो है आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा लोकसभा में पेश किया गया। और आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या था? त्वरित दृष्टिकोण यानी कि एजाइल अप्रोच रहा है। इसी के साथ साथ देखा जाए एक अन्य विषय भी था, ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का, वो क्या था? अत्यंत अनिश्चितता की स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला तथा विज्ञान। ये इस आर्थिक समीक्षा में शामिल एक अन्य विषय था। आइए थोड़ा सा इसके संबंधित हम देख लेते हैं कि सबसे मेन चीज़ क्या है कि आपको ये थोड़ा सा जानना जरूरी है कि आर्थिक सर्वेक्षण जो है ये क्या होता है दोस्तों। तो ये देखा जाए जो बजट होता है, जब बजट पेश किया जाता है, जैसे कि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया, तो उसके एक दिन पहले, बजट के एक दिन पहले जो है आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है। 1964 तक देखा जाए तो ये बजट के ही साथ पेश किया जाता था, लेकिन अब उसके बाद से ये अलग से, यानी कि बजट के एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है। और इसमें क्या होता है, आर्थिक सर्वेक्षण में क्या होता है कि जो हमारे पिछले साल का, यानी कि जो बीत गया साल है, उसका लेखा जोखा इसमें होता है। और साथ ही साथ आने वाले समय के लिए, आने वाला जो वित्त वर्ष होता है उसके संबंधित कुछ सुझाव दिए रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है आर्थिक सर्वेक्षण में देखा जाए तो देश की जो आर्थिक विकास दर है, यानी कि जीडीपी ग्रोथ है, उसको भी लेकर के अनुमान व्यक्त किया जाता है, जिससे संबंधित हम क्या करेंगे, कुछ तथ्यों को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे पूछा जा सकता है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये किया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के द्वारा जो है आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वर्तमान में कौन है। अब आते हैं कुछ तथ्यों को देखते हैं कि इस बार इसमें जो हमने देखा कि इसमें हमें जो है आर्थिक विकास दर के बारे में जो अनुमान व्यक्त किया जाता है वो क्या क्या है। तो इसमें जो है इस सर्वेक्षण में बताया गया है कि वर्ष 2023 में जो जीडीपी रहेगी, सकल घरेलू उत्पाद रहेगा, वो कितने तक जो है 8 से लेकर के 8.5% तक वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है इस इकोनॉमिक सर्वे में। वहीं पे जो वर्तमान जो वित्त वर्ष है, जो चालू वित्त वर्ष रहेगा, उसमें जीडीपी की ग्रोथ कितनी बताई गई है, वो लगभग 9.2 अनुमानित की गई है, ठीक है। ये चीज है। देखा जाए तो जो नेक्स्ट जो है आएगा आपका फाइनेंशियल ईयर, उसमें देखा जाए जीडीपी ग्रोथ हमें क्या दिख रही है, डाउन दिख रही है। यहाँ पे देखें जो इस समय करंट ईयर जो है, करंट फाइनेंस ईयर में हमें 9.2 दिख रही है। कृषि जो है, कृषि क्षेत्र में विकास दर का क्या अनुमान लगाया गया है, तो 3.9% जो है वो अनुमान लगाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में क्या लगाया गया, 11.8% फीसदी से जो है वृद्धि दर का अनुमान हमें औद्योगिक क्षेत्र का दिखता है। वहीं हम सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र का देखें तो 2021-22 का कितना लगाया गया है अनुमान, जो है कितने दर से बढ़ सकता है, तो 8.2% से बढ़ने का अनुमान लगाया गया। वहीं पे देखा जाए जो वित्त वर्ष 2020-21 का जो जीडीपी था वो कितने % से गिरावट आई है, तो वो है 7.3% की गिरावट दिखाई दी है। इसमें ये चीज़ बताया गया है, ठीक है। ये आपके सामने कुछ जो है चार्ट है जो कि दिया गया था, ठीक है, आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर। तो यहाँ पे देखिए जीडीपी कितनी बताई गई है, 2000, यहाँ पे देखा जाए 21-22 के लिए 9.2 है। वहीं हमें 22-23 के लिए क्या दिख रहा है, जो आने वाला वित्त वर्ष होगा, हमें उसमें क्या दिखता है, 8 से लेकर के 8.5 दिखता है। राजकोषीय घाटा कितने रहने का अनुमान है दोस्तों, तो 21-22 के लिए जो है 6.8 तक जो है राजकोषीय घाटे का जो है माना जा रहा है। वहीं मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन देखा जाए तो WPI पे यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स पे देखा जाए तो ये कितना माना गया है, तो इसमें देखा जाए तो ये हमें 12.5। वहीं पे देखा जाए CPI पे देखा जाए कंबाइंड तो वो कितना है यहाँ पे, तो 5.2 है ये 21-22 के लिए। विदेशी मुद्रा भंडार दोस्तों कितना रहा है 21-22 में, तो 633.6 है। और यहाँ पे देखा जाए कृषि, वानिकी और मत्स्यिकी के लिए देखा जाए तो ये 3.9% है। और हमने ये भी देखा इकोनॉमिक जो
ग्रोथ है किसमें, औद्योगिक सेक्टर में, तो 11.8 है, और जो सर्विस सेक्टर है उसमें 8.2 है। तो ये चार्ट आपको कुछ महत्वपूर्ण डेटा है जिससे संभावित प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आप चार्ट अपने पास अच्छे से रख लो, थोड़ा देखते रहना, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बाकी मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो हैं, जिनके द्वारा जो है ये बनाया जाता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण, वो जो है कौन है वर्तमान में, आप मुझे बताएं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने पॉप्स नाम से भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक लॉन्च किया है। देखा जाए पॉप्स नाम का ये पहला बुद्धिमान संदेशवाहक यानी कि मैसेंजर जो है लॉन्च किया है अमेजोन ने, पेटीएम ने, गूगल पे ने या फिर टाटा कैपिटल ने। करेक्ट आंसर इज, ठीक है, पेटीएम जो मनी है उसके द्वारा जो है पॉप्स नाम का भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक लॉन्च किया गया है। तो ये जो पेटीएम मनी है उसने भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक, जिसका नाम क्या है, पॉप्स, जो है वो पेश किया गया है। तो ये जो है पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया है पॉप्स, और इसके देखिए क्या होगा, इसकी सहायता से जो पॉप्स के द्वारा देखा जाए तो जो इसके जो उपयोगकर्ता होंगे उनको स्टॉक से संबंधित जो कुछ भी जानकारी है वो मिल सकेगी, उनको अपने पोर्टफोलियो के बारे में जो है विश्लेषण जो है संबंधित जो तथ्य होंगे वो मिल सकेंगे। इसी के साथ साथ देखा जाए बाजार जो समाचार है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट से संबंधित जो समाचार होंगे, जो महत्वपूर्ण जो बाजार आंदोलन है, उन सब से संबंधित जो है सारी चीज़ें उनको जानकारी इससे मिल सकेगी पॉप्स के द्वारा, ठीक है। सब एक ही स्थान पे यानी कि पॉप्स पे सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो एक तरीके से देखा जाए जो अब इसके साथ ही देखा जाए तो ये जो पेटीएम मनी ऐप है, ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए ये जो पेटीएम मनी ऐप है वो पॉप्स के साथ जो है जो भी निवेशक होंगे उनको एक तरीके से जो नियमित रूप से अपने जो पोर्टफोलियो की निगरानी भी वो कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ वो उनके लिए अलर्ट के साथ साथ बाजार की गतिविधियों से भी वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसके माध्यम से पॉप्स के ये सारे कुछ जो है लाभ रहेंगे। यह मंच देखा जाए तो यानी कि पॉप्स की बात कर रहे हैं जिसके जो पेटीएम मनी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और यह देखा जाए परिष्कृत स्टॉक अनुशंसाओं, समाचार अंतर्दृष्टि और अन्य सेवाओं की पेशकश करने के लिए एक बाजार के रूप में भी काम करेगा, ठीक है। पेटीएम की दोस्तों बात करें यहाँ पे तो पेटीएम जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 2017 में हुआ था। हेडक्वार्टर इसका पूछ सकता है आपसे तो बेंगलुरु जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ जो CEO हैं वो कौन है, वरुण श्रीधर जो है वो पेटीएम के कौन है, CEO हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में रानी गेदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पर अब तक की पहली मालगाड़ी पहुंची है, मिजोरम, असम, मणिपुर या फिर त्रिपुरा। करेक्ट आंसर इज सी है, मणिपुर में। तो आइए देखते हैं मणिपुर का जो ये देखा जाए जिला है तामेंगलोंग जिला। तामेंगलोंग जिले के जो रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है रानी गाइदिन्ल्यू, उस रेलवे स्टेशन पे पहली बार जो है वो मालगाड़ी पहुंची है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये अपने आप में। तो देखा जाए आज़ादी के 75 वर्ष के बाद जो है पहली बार 27 जनवरी 2022 को ये मालगाड़ी रानी गाइदिन्ल्यू रेलवे स्टेशन पे पहुंची है। और यहाँ पे देखा जाए ये जो रेलगाड़ी जब मालगाड़ी ये पहुंची तो इससे क्या क्या चीज़ें जो है लाभ होगा, तो इसे देखा जाए मणिपुर का जो है न मणिपुर से संपर्क का विस्तार होगा, इसी के साथ साथ वहाँ पे जो है व्यापार को बल मिलेगा, और इससे जो है जो वहाँ पे जो उस राज्य से संबंधित जो उत्पाद होंगे वो अन्य देश के अन्य क्षेत्रों में भी भेजने का काफ़ी ज़्यादा ये सहायक होगा। इस रेलवे लाइन की बात करें दोस्तों तो ये कितनी किलोमीटर लंबी है, ये 111 किलोमीटर लंबी है, जो कि किसके किसके बीच में चलेगी, तो ये ज़ेरीबान से लेकर के इम्फाल के बीच में चलेगी। इम्फाल मणिपुर की राजधानी। ज़ेरीबान जो है रेलवे स्टेशन कहाँ से है, तो ये असम मणिपुर जो सीमा है उससे 17 किलोमीटर की दूरी पर यह है ज़ेरीबान। इसका निर्माण दोस्तों 2013 में किया गया, शुरू हुआ था, और उस समय जब निर्माण किया गया था तो ये योजना बनाई गई थी कि इस लाइन का निर्माण जो है वो इम्फाल तक किया जाएगा, लेकिन बाद में इस रेलवे लाइन का विस्तार कर दिया गया, और उसको विस्तार करके कहाँ तक, मोरेह। बहुत इंपॉर्टेंट, एक बार ये प्रश्न भी आया है मोरेह कहाँ है, तो ये मोरेह जो है ये मणिपुर जो म्यांमार की सीमा पर स्थित एक व्यापारिक केंद्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोरेह। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया, मणिपुर में किया गया है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्पितुक गस्टर्स फेस्टिवल 2022 शुरू हुआ है। असम, जम्मू कश्मीर,
सिक्किम या फिर लद्दाख। देखिए ये आयोजन हो चुका है, करेक्ट आंसर वैसे इसका लद्दाख है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जो है स्पितुक गस्टर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है दोस्तों। और ये जो है लद्दाखी सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत का ये फेस्टिवल जो है ये द्विदिवसीय फेस्टिवल है, 2 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। इसका आयोजन दोस्तों कब किया गया था? 30 से लेकर के 31 जनवरी के बीच में किया गया है, ठीक है, ये चीज़ है। तो अभी इसका आयोजन हो चुका है, ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है शांति और समृद्धि का ये उत्सव होता है। आइए तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो लद्दाख में देखा जाए स्पितुक गस्टर फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है और यह त्यौहार जो है लद्दाख की संस्कृति और पारंपरिक विरासत का एक वार्षिक उत्सव है। ये जो है तो कहाँ पे एक तरीके से वार्षिक होता है और ये कितने 2 दिवसीय होता है, यानी कि 2 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। और इसका जो है यह स्पितुक मठ का, वहाँ पे जो स्पितुक मठ है, यहाँ पे मठ होते हैं, बौद्ध मठ होते हैं, तो उस मठ में जो है इसका आयोजन किया जाता है। और इस मठ के जो भिक्षु होते हैं, जो भिक्षुओं को द्वारा किए जाने वाला यहाँ पे रंगीन मखोटा नृत्य का ये मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। तो वहाँ पे जो भिक्षु होते हैं उनके द्वारा एक रंगीन मुखौटा लगाया जाता है, जिससे कि आप यहाँ पे तस्वीर देख रहे हैं, और ये बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है। और इस मुखौटे को, ये जो रंगीन मुखौटा होता है, वहाँ नृत्य के स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? उसको चाम्स नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये था। और तो ये था आपका दोस्तों किससे संबंधित। यहाँ पे देखिए ये कुछ फेस्टिवल्स होते हैं राज्य विशेष केंद्र शासित जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। मठ भी आया है यहाँ पे एक शब्द, तो मठ भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये जो मठ है लद्दाख में है, तो स्पितुक जो है देखा जाए तो स्पितुक जो है मठ वो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो यहाँ से भी आपको पता होना चाहिए लद्दाख में है, ठीक है। यहाँ पे इसी नाम से एक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, वार्षिक फेस्टिवल का आयोजन, ठीक है। इस रंगीन मुखौटे के नाम के बारे में पता होना चाहिए। रंगीन मुखौटा जो कि यहाँ पे देखिए एक भिक्षु ने धारण किया हुआ है, ठीक है। ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र रहता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, और हमारा अगला प्रश्न है कि इसरो द्वारा आदित्य L1 मिशन को किस वर्ष में लॉन्च किए जाने की संभावना है? वर्ष 2023, वर्ष 2022, वर्ष 2024 या फिर वर्ष 2025? करेक्ट आंसर इज, यानी कि इसी वर्ष जो है 2022 में ही जो है इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किए जाने की संभावना है। आइए इस मिशन के बारे में समझते हैं। तो देखिए पूरी तरीके से संभावना, ये जो मिशन है वो क्या है? सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? आदित्य L1 मिशन। इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है और मोस्ट प्रोबेबल कि इस वर्ष यानी कि 2022 में ये जो है मिशन लॉन्च हो जाए। इसको देखा जाए ये मिशन जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो चूंकि ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया जा रहा है और ये आदित्य L1 मिशन जो है वो L1 लैग्रेंज पॉइंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। और यह मिशन जो है आदित्य L1 मिशन जो है अंतरिक्ष पर आधारित खगोल विज्ञान का मिशन होगा। और ये इसरो का दूसरा जो है अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान का मिशन है। तो पहला कौन सा था? तो वो था एस्ट्रोसेट जो है मिशन, जिसको इसरो के द्वारा वर्ष 2015 में जो है लॉन्च किया गया था, ठीक है। एस्ट्रोसेट जो है जो मिशन था उसको वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद देखा जाए आदित्य L1 जो मिशन है वो अंतरिक्ष आधारित खगोल विज्ञान का जो है दूसरा मिशन है इसरो का, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए, अगर इसके बारे में देखा जाए, ये मिशन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो इसको जो है आदित्य L1 को पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL द्वारा जो है लॉन्च किया जाएगा। और इसमें देखा जाए 7 पेलोड या उपकरण लगे होंगे। इस मिशन का उद्देश्य क्या है? चूंकि ये जो है सूर्य से संबंधित अध्ययन से संबंधित ये मिशन है, तो यह जो है मिशन जो है सूर्य के कोरोना, जिसे हम दृश्यमान और जो निकट अवरुद्ध किरणें होती है उसको कोरोना, जो बाहरी वाला जो आवरण होता है कोरोना उसको बोलते हैं, उसका अध्ययन करेगा। क्रोमोस्फीयर, अल्ट्रावायलेट, साथ ही सूर्य का जो प्रकाश मंडल है जो कि नरम और कठोर एक्स, इसका अध्ययन करेगा, आदि से संबंधित अध्ययन करेगा। इसको इन सब चीज़ों को अध्ययन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेस्ट एक्सरे तकनीकी विकसित की गई है? कानपुर IIT, IIT दिल्ली, IIT जोधपुर या फिर IIT मद्रास? करेक्ट आंसर सी है, IIT जोधपुर के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेस्ट एक्सरे तकनीकी विकसित किया गया है। तो जो IIT जोधपुर के जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित छाती एक्सरे तकनीकी विकसित की गई है। और यह जो चेस्ट एक्सरे तकनीकी का इस्तेमाल दोस्तों कहाँ पे किया जाएगा? तो ये कोविड-19 की स्क्रीनिंग करने के लिए जो है इस तकनीकी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो चेस्ट एक्सरे तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें देखा जाए, इसकी जो शोधकर्ताओं की टीम ने देखा जाए, इसमें कोमिट
नेट नामक एक गहन शिक्षण आधारित एल्गोरिदम प्रस्तावित किया है, ठीक है। और ये जो एल्गोरिदम होगा वो देखिए कोई पेशेंट है जो कोविड-19 जो है संक्रमित पेशेंट है और कोई जो है जिसको कोविड नहीं है यानी कि जो निगेटिव है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉजिटिव जो पेशेंट यानी कि जिसको कोरोना हुआ है, कोविड है और जिसको नहीं है, उसमें क्या करेगा, उनकी असामान्यताओं की जो है वो जानकारी एकत्रित करेगा। यानी कि ये जो एल्गोरिदम है वो गैर कोविड प्रभावित फेफड़े को कोविड प्रभावित फेफड़े से अलग करने के लिए छाती के एक्सरे की छवियों की मौजूदा जो असामान्यता है उनकी जानकारी जो है वो एकत्रित करेगा। देखिए जिसको जो कोविड से प्रभावित होगा उसमें जो भी उसके चेस्ट में जो गतिविधियां होंगी वो क्या होंगी, कुछ अलग होंगी जो कुछ भी, और बाकी जो है यहाँ पे जो नॉर्मल पेशेंट जो नॉर्मल होगा जिसको कोविड नहीं होगा उसमें जो होगा चेस्ट से संबंधित जो जानकारी वो अलग होगी। तो इन दोनों में जो असामान्यताएं होंगी उन असामान्यताओं की जानकारी एकत्र करेगा कौन, ये जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चेस्ट एक्सरे तकनीकी है, ठीक है। तो यही मेन चीज़ है, किसके द्वारा विकसित किया गया है, ये IIT जोधपुर के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश ने वानसोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है? साउथ कोरिया, ताइवान, चीन, उत्तर कोरिया। देखिए इस समय कौन ये बैक टू बैक मिसाइल प्रशिक्षण कर रहा है, उत्तर कोरिया कर रहा है, तो इसी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है जो है। तो यहाँ पे जो है उत्तर कोरिया ने भी हाल ही में देखा जाए तो वानसोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया और इसी के लॉन्च के साथ यानी कि वानसोंग लॉन्च के साथ जो उत्तर कोरिया परमाणु हथियार की डिलीवरी के लिए अपनी विश्वसनीय प्रणाली सुनिश्चित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला है, ठीक है। तो हमारे पास इससे संबंधित बहुत ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं थी, ध्यान रखिएगा। वानसोंग 12 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का प्रशिक्षण करने वाला देश कौन सा है, परीक्षण करने वाला, तो ये है आपका उत्तर कोरिया, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्नों पर और हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में विरासत सूची में शिलालेखन के लिए शामिल होयसल मंदिर किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। करेक्ट आंसर इज ए, कर्नाटक में जो है होयसल मंदिर है जो वो स्थित है। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में क्या है, ये देखिए ये मंदिर है। तो यहाँ पे देखा जाए कर्नाटक में जो बेल्लूर है, हेलविड है और सोमनाथपुरा में जो होयसल मंदिरों को देखा जाए वर्ष 2022-23 के लिए विश्व धरोहर के रूप में विचार करने के लिए भारत के नामांकन के रूप में शामिल किया गया। इसके पहले भी ये जो होयसल हैं, होयसल के जो पवित्र स्मारक हैं उनको वर्ष 2014 में 15 अप्रैल के 2014 के यूनेस्को की संभावित सूची में ये तब से हैं। यहाँ पे देखा जाए जैसे कि यहाँ पे बात करें दोस्तों इन मंदिरों के बारे में, तो ये जो भारत की जो है ये मंदिर जो है ये भारत के समृद्ध ऐतिहासिक वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक विरासत की गवाही देते हैं ये मंदिर, ठीक है। ये इन मंदिरों का जो निर्माण हुआ था, इस वास्तुकला शैली का जो निर्माण हुआ था, ये जो होयसल वास्तुकला है दोस्तों, होयसल वास्तुकला का जो निर्माण हुआ था, जो विकसित हुई थी ये होयसल वास्तुकला शैली, ये 11वीं से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में जो है विकसित हुई थी। और ये किनके संरक्षण में विकसित हुई थी? ये होयसल साम्राज्य के जो संरक्षण में ये कला जो है वास्तुकला शैली जो है ये विकसित हुई थी। इसकी विशेषता देखिए क्या है, और इसी में देखा जाए ये जो होयसल राजवंश है दोस्तों ये बहुत लंबे समय तक कर्नाटक से लेकर के तमिलनाडु के कावेरी नदी के पास जो है कई निर्माण कार्य इन्होंने किए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो होयसल वास्तुकला शैली पर आधारित जो मंदिर निर्माण कार्य था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था इनका। होयसल मंदिरों की बात करें दोस्तों तो ये अपने आप में एक तरीके से स्थापत्य शैली की एक बेहद अनूठी है। इसमें देखा जाए हमें तो द्रविड़ की जो है द्रविड़ शैली की रचनात्मकता हमें दिखती है और उसी के साथ साथ देखा जाए तो नागर शैली की डिज़ाइन की भी झलक हमें मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं मंदिर स्थापत्य कला की हमें शैलियाँ देखने को मिलती है। उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में दोस्तों कौन सी शैली मिलती है? द्रविड़ शैली मिलती है और दोनों का हमें मिक्स मिलता है बेसर शैली, ठीक है। ये जो शैली होयसल मंदिर कला स्थापत्य की जो शैली है इसमें देखा जाए हमें नागर शैली की भी झलक देखने को मिल रही है और उसी के साथ साथ द्रविड़, चूंकि साउथ का तो है भी है, ये राजवंश साउथ का था तो वहाँ की तो हमें पूरी तरीके से मिलेगी। तो ये इसकी एक तरीके से बेहद जो है अनूठी जो है ये चीज़ इसकी कला है। यहाँ पे देखा जाए इस मंदिरों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये मंदिर जो है किस चट्टानों से मिले हैं, तो शेलखटी चट्टानों से बने हैं और ये चट्टानें अपेक्षाकृत नरम मानी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मंदिरों की जो है वास्तु की एक सबसे और एक खासियत की बात करें दोस्तों तो ये मंदिर जो है इनका आधार क्या होता है? ये वर्गाकार आधार होता है। मंदिरों का जो है इनका आधार जो है वो वर्गाकार मंदिरों के जैसा है और इनके जो मंदिरों का फैलाव देखें तो कोणों से होकर के होता है और ये एक तारे जैसी संरचना जो है, जैसे इस तरीके की संरचना का ये निर्माण करती हैं यहाँ पे, जैसा कि आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, ठीक है। इस मंदिर जो है ये मंदिर जो है होयसल के जो मंदिर हैं वो किन किन देवताओं को समर्पित है? तो यहाँ विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, नरसिम्हा जैसे देवताओं को ये मंदिर समर्पित होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो
चर्चा में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आपके करंट बल्कि आपके स्टैटिक्स यानी कि हिस्ट्री के पोर्शन से आर्ट एंड कल्चर से संबंधित ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मंदिर स्थापत्य कला वगैरह भी थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो होयसल मंदिर, ठीक है, कर्नाटक। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने एपी सेवा पोर्टल चरण 2 लॉन्च किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर कर्नाटक। करेक्ट आंसर इज बी है। जैसा कि आप यहाँ पे एपी यानी कि आंध्र प्रदेश सेवा पोर्टल चरण 2 लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार की द्वारा। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी ने भी देखा जाए एपी सेवा पोर्टल जो है चरण 2 को लॉन्च किया है। और ध्यान रखिएगा ये जो पोर्टल है वो इसे हम अन्य नाम से भी जानते हैं या फिर अन्य कहते हैं नागरिक सेवा पोर्टल यानी कि सिटीजन सर्विस पोर्टल, यानी कि नागरिकों की सेवा के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। यह पोर्टल देखा जाए तो पारदर्शी तरीके से क्या करेगा, नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा, ठीक है। और इस पोर्टल में जो जनता है बिना किसी भी परेशानी के उनके आवेदन को ट्रैक करने की मदद करेगा, उनके आवेदन के अपडेट को वो एसएमएस के माध्यम से भी प्रदान करने की कोशिश करेगा। तो एक तरीके से अगर हम इस पोर्टल की बात करें दोस्तों, तो ये पोर्टल क्या है, अधिकारियों को जो है वो प्रमाण पत्र और दस्तावेज ऑनलाइन करने की अनुमति देता है। जो हमारे कुछ भी दस्तावेज होंगे, जो हमारे कुछ प्रमाण होंगे, उनको क्या है हम ऑनलाइन दे सकते हैं। इसी के साथ लोगों को देखा जाए सरकारी जो सेवाएं हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, उनमें आसानी से प्राप्त करने में ये मदद करेगा, जिससे लोग क्या होगा घर बैठ करके ही इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। उन्हें किसी भी सरकारी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जो कुछ भी गवर्नमेंट की जो सर्विस है उनको इस पोर्टल पे जो है उपलब्ध रहेगी। इस पोर्टल का इस्तेमाल करके वो बड़े आसानी से घर बैठे इन सारी सेवाओं का जो है लाभ उठा सकते हैं। एपी सेवा पोर्टल आंध्र प्रदेश, ठीक है। अगला है हमारा और लास्ट है एमसीक्यू आज का, कि निम्नलिखित में से किस लघु फिल्म ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है? कुंजगल, जय भीम, स्ट्रीट स्टूडेंट या फिर वंडरफुल लाइफ। करेक्ट आंसर इज सी, स्ट्रीट स्टूडेंट ने जीता है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये तमिल की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, माफ करिएगा तेलुगु की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, लघु फिल्म है, जिसका नाम है स्ट्रीट स्टूडेंट यानी कि गली का विद्यार्थी। उसने देखा जाए ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता है उसमें इसने 2 लाख रुपए का पुरस्कार जीता है, ठीक है। और यह देखा जाए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो 7वीं प्रतिष्ठित लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में ये देश के विभिन्न हिस्सों से देखा जाए रिकॉर्ड 190 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। और इस फिल्म की बात करें, जिसको हम बात कर रहे हैं स्ट्रीट स्टूडेंट की, तो ये फिल्म क्या है, जो शिक्षा का आधार है, माफ करिएगा, जो शिक्षा के अधिकार हैं और जो समाज को इसको समर्थन करने की आवश्यकता, मतलब एक शिक्षा का अधिकार और इस अधिकार को समाज के द्वारा समर्थन मिलने की आवश्यकता पर जो है बल दिया गया है। शिक्षा के माध्यम से इस फिल्म के माध्यम से एक मजबूत संदेश जो है लोगों के सामने लाया गया है, जिसमें से कि देखा जाए इस संदेश को देने के लिए एक सड़क पर रहने वाले व्यक्ति की कहानी को यह फिल्म दिखाया गया है कि शिक्षा का अधिकार और साथ साथ जो समाज को इसको समर्थन करने की आवश्यकता को लेकर के एक संदेश दिया गया है, जिसमें एक सड़क पर रहने वाले व्यक्ति की कहानी को दिखाया गया है। और यह फिल्म देखा जाए तो तेलुगु भाषा में अंग्रेजी में उपशीर्षक के साथ है, ठीक है। दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा पुरस्कार जो जीता है वो देखें तो यहाँ की एक फिल्म है श्री रोमोई मेतेई की एक फिल्म है जिसका कर्फ्यू नाम है। उसने फिल्म में जो है दूसरा पुरस्कार जीता है और 1.5 लाख की राशि उसको प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये था। चलिए एक प्रश्न है हमारा, उसके पहले देखिए यहाँ पे हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में देख लें। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन लघु फिल्म पुरस्कार की बात करें दोस्तों, ये योजना जो है ये देखा जाए जितने भी जो फिल्में होती हैं, जो कुछ भी रचनात्मक कार्य होते हैं जिसमें देखा जाए आपके मानव अधिकार का प्रचार हो रहा हो, उसका संरक्षण की दिशा में कुछ कार्य हो रहा है, जिन फिल्मों में जिन रचनात्मक कार्यों में उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए ये जो है पुरस्कार दिया जाता है, ह्यूमन राइट कमीशन लघु फिल्म पुरस्कार योजना, ठीक है। यहाँ पे जो कि हम लोगों ने बात किया शिक्षा का अधिकार, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि शिक्षा का अधिकार हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में मेंशन है और ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसे जो है एक तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट बनाया गया था, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बातें हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को किया गया है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। अगला है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। उनका नाम क्या है? PR श्रीजेश, ठीक है, यहाँ पे है।
अगला हमारा पुस्तक है जिसका नाम है ऑपरेशन खत्म, के लेखक कौन है? आरसी गंजू और अश्विनी भटनागर जो है इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है, क्या है? ऑपरेशन खत्म। देखिए अभी हाल ही में मिस इंडिया 2019 जो रही थी उनका निधन हो गया है। इनका नाम क्या था? जिनकी आप तस्वीर यहाँ पे देख रहे हैं, चेस्ली क्रिस्ट थी। ये मिस इंडिया जो है मिस यूएसए 2019 रही थी, अभी इन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो ये चेस्ली क्रिस्ट थी। अगला है हमारा भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड की जो है 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? 1 फरवरी 2022 को मनाया गया। नेक्स्ट है देखिए इटली के जो राष्ट्रपति थे इनका दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। यहाँ इनकी तस्वीर देख रहे हैं इटली। यहाँ इटली का देखा जाए तो इटली के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? सर्जियो मैट्रेले, ठीक है। मैट्रेला जो है इटली के राष्ट्रपति थे। वहीं देखा जाए एलआईसी के जो चेयरमैन यानी कि देखा जाए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके जो चेयरमैन का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। और एलआईसी के चेयरमैन कौन है दोस्तों? तो ये हैं एमआर कुमार जो हैं, ये एलआईसी के चेयरमैन हैं। अगला हमारा केंद्र सरकार ने हाल ही में दूरसंचार कंपनियों को सैटेलाइट फोन कॉल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स और संदेशों को सुरक्षित रखना अनिवार्य कर दिया है। और कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों तक के लिए। इसके पहले कितना था? केवल 1 वर्ष के लिए ये जो है सुरक्षित रखते थे। नेक्स्ट है हमारा क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें वेल्डिंग क्लार्क पुरस्कार प्रदान किया गया, मिशेल स्टार्क को प्रदान किया गया। और लास्ट है हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे की होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं जिनका नाम क्या है? सियोमारा कास्ट्रो, ठीक है। ये समाजवादी नेता थी और ये जो है होंडुरास जो कि एक लैटिन अमेरिका देश है और यहाँ पे जो एक पहली महिला राष्ट्रपति बनी है सियोमारा कास्ट्रो, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके सामने मध्य अमेरिका का जो है मैप खुला हुआ है। यहाँ पे आप मैक्सिको देख रहे हैं, उत्तर में देखिए तो यह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। यहाँ पे देखिए तो दक्षिण अमेरिका है और यहाँ पे जो है मध्य एशिया के देश हैं जिसमें हमें कहाँ पे दिख रहा है? होंडुरास, ठीक है। होंडुरास की दोस्तों बात करें तो होंडुरास जो कि यहाँ का हमें कैपिटल कौन सा दिख रहा है? यहाँ पे हमें कैपिटल दिख रहा है टुगुसिगल्पा जो है यहाँ पे होंडुरास का कैपिटल है, ठीक है। और अगर यहाँ के दोस्तों करेंसी की बात किया जाए तो इसकी करेंसी क्या है ये भी ध्यान रखिएगा, लैम्पीरा जो है वो इसकी करेंसी, ठीक है। यहाँ पे हमें कैरेबियन सी दिख रहा है, यहाँ पे हमें पैसिफिक ओशन दिख रहा है, ठीक है। अगर हम देखें कि ये जो है किसकी सीमा किन किन देशों में है तो देखा जाए इसके पश्चिम में देखा जाए तो हमें कौन सी दिख रही है? इसके पश्चिम में देखा जाए तो अल सल्वाडोर है और ग्वाटेमाला है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में अल सल्वाडोर है और पश्चिम में ग्वाटेमाला है। दक्षिण पूर्व में दोस्तों देखा जाए तो निकारागुआ जो है वो इसके है और यहाँ पे दक्षिण में हमें प्रशांत सागर दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक खाड़ी है, ठीक है, जिसका नाम है फोन्सेका की खाड़ी है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैरेबियन सी है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा लोकेशन है कौन सा? होंडुरास। और यहाँ की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई जिनका नाम है सियोमारा कास्ट्रो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो अब आते हैं हम अपने उत्तर प्रदेश स्पेशल में, जिसमें सबसे पहला स्पेशल है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जातियों के स्वामित्व वाले एमएसएमई उद्योग में कौन सा स्थान है? देखिए हम लोगों ने इसके पहले भी चर्चा किया था, महाराष्ट्र जो कि प्रथम पे था। दूसरे स्थान पे कौन है दोस्तों? चौथे स्थान पे कौन है? ये उत्तर प्रदेश का स्थान है, ठीक है। वहीं बात करें संस्थान के द्वारा, किस संस्थान के द्वारा ब्लड कैंसर मरीजों के प्लेटलेट्स की कमी का कारण खोजा गया है? वो पीजीआई लखनऊ के द्वारा खोजा गया है। किंग जॉर्ज अगला है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की NIRF रैंकिंग में कौन सा स्थान रहा है 2021 में? तो 9वां रहा है। अगला है उत्तर प्रदेश के अभियंता जिन्होंने हाजिरी लगाने की आधुनिक प्रणाली की खोज की है, उनका नाम क्या है? डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह ने हाजिरी अटेंडेंस लगाने की एक आधुनिक प्रणाली की खोज की है। अगला है गीता प्रेस गोरखपुर के पूर्व अध्यक्ष जिनका नाम क्या था? श्री राधे श्याम खेमका जी का अभी मरणोपरांत उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से। देखिए 4 लोगों को किया गया था, 3 लोगों का नाम आप हमें बताइए। ये देखा जाए तो चौथे हैं ये श्री राधे श्याम खेमका, ठीक है। ये पूर्व अध्यक्ष थे किसके? गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में। देखिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि थिक्से मठ और माथे मठ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर करेगा। बाकी सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना नहीं भूलो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। और इसकी जो PDF है आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। दोस्तों कभी कभी लेट हो जाता है, कुछ ऐसा रहता है कि कभी कभी जो है PDF जो है अपलोड होने में कभी कभी टाइम लग जाता है, 1-2 दिन का लेट हो जाता है दोस्तों। तो उसके लिए आप इतना परेशान नहीं होकर अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है।
बाकी सेशन अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करना नहीं भूलें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करो, ठीक है। अगर मैं 4 कोई प्रश्न पूछूं तो जो नहीं आप चारों का आंसर करो, लेकिन अगर एक का भी आंसर करते हो तो वो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वो मोटिवेशनल होता है। बाकी देखा जाए तो शमशेर जी हैं, फैज़ान जी हैं और सौरभ जी हैं, रेगुलर आंसर करते हैं, ज्योति जी हैं रेगुलर आंसर करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे आप लोग भी एक आंसर करो, है ना। बहुत भले ही मैंने 4 किया हो, प्रश्न 5 किया, उससे नहीं मैटर, आप एक ही आंसर करो, एक ही लाइन में करो, लेकिन करो, ठीक है। बाकी वीडियो को दोस्तों प्लीज़ शेयर करो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बाकी आप लोग के सपोर्ट से हम लोग हैं, आप लोग अगर एक तरीके से हम लोग का मोटिवेशन बनाए रहेंगे कमेंट के द्वारा, आंसर के द्वारा, तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।